हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको, हालांकि बेसिकली 24 आवर्स ही बचा हुआ है अब तो एग्जाम में, कल आपकी एग्जाम है, बट स्टिल मुझे काफी स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप एक बार सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देते। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, 24 घंटे तो 24 घंटे से ही, लेकिन अगर मेरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग से अगर आपको थोड़ा हेल्प मिल जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का आता है, अगर आपको ये हेल्प मिल जाती है तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। और लेट कहते हैं ना, लेट है कितना भी लेट है, बट फिर एग्जाम तो कल है ना, तो सोचा मैंने चलो मैं इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ और मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो क्या करने वाले हैं इस क्लास में, तो बेसिकली इस क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं देखूंगा कि अगर एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम जा रहा है उसके बेस पे अगर पॉसिबल होगा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर ही दिया है, बट स्टिल डिपेंड करता है कि कितना टाइम मुझे एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, उसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना और पॉसिबल हो ना तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि तुम वीडियो को पूरा देखो, स्लो मोशन में देखो, जैसा आप चाहो कैसे भी करके 1 आवर में ये वीडियो पूरा कवर कर लेना और एक बार ना खुद से भी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। ठीक है, ताकि कल एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझेंगे और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखेंगे अपना। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट आपको समझना है वो ये समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल 3 एक्टिविटीज होती है। कितनी एक्टिविटीज होती है? 3 एक्टिविटीज। नंबर वन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान से सुनना पहले, अगर ये आपको क्लियर समझ में आ गया तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर वन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। तो जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेसिकली इंक्लूड होता है सेल्स प्लस परचेस, राइट, प्लस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेस। क्लियर है? यही बस दिमाग में रखना है। मैंने क्या बोला, इसको ये शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि ये चैप्टर है काफी डिटेल में अगर आप पढ़ने जाओ तो, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक ही क्लास में सब कुछ कवर हो जाए। हो सकेगा तो एक दो क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे और जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाए। दैट्स व्हाई मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस को रन करने के लिए की जाने वाली सारी एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसका बेसिकली टारगेट है बिजनेस को रन करना। अब उसमें कौन कौन सा काम होता है? तो बेसिकली उसमें होता है सेल्स प्लस परचेज। यानी फर्स्ट पॉइंट में क्या देना है कि ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज, प्लस मेन पॉइंट है प्लस, प्लस ऑल एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना, प्लस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज। क्या बोला मैंने? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद साथ ही साथ ऑल एंड, ये ठीक है, ये तो फर्स्ट था। उसके अलावा इसमें क्या होगा? उसके अलावा इसमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड होता है। याद रखना, क्या इंक्लूड होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब पूछोगे सर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी क्यों इंक्लूड होगा? रीजन ये है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी जो होता है वो बेसिकली इनकी वजह से ही अराइज होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू सेल्स एंड परचेज। फॉर एग्जांपल गुड्स मैंने सेल किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। अगर क्रेडिट के बेस पे सेल किया तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा डेटर्स। और ये डेटर्स क्यों आया? क्योंकि मैंने सेल किया। इनकेस मान लो कि मैंने परचेस किया मैंने क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे परचेस करने की वजह से सामने से मेरे पास क्या आएगा? क्रेडिटर, राइट। तो ये डेटर एंड क्रेडिटर किसकी वजह से आया? सेल्स एंड परचेस की वजह से। इट मींस ऑल अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेस। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सेल्स एंड परचेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेस, प्लस राइट लास्ट में प्लस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। क्लियर है? ये है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट्स। ओके, बात करते हैं अभी सेकेंड एक्टिविटी की। तो जब बात करते हैं सेकेंड एक्टिविटी की, तो सेकेंड एक्टिविटी जो है हमारा वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिंपल सा मैं यहां पे लिखता हूं, ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या लिखा है मैंने? ऑल लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम होता है नॉन करंट। क्या होता है? नॉन करंट। ये वर्ड याद रखना है कि ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स और नॉन करंट एसेट रिलेटेड एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? रिलेटेड एक्टिविटी।
किससे रिलेटेड एक्टिविटी? ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट इज नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड एक्टिविटी, रिलेटेड एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो जैसे मान लो रेंट रिसीव किया हम लोगों ने, राइट, रेंट रिसीव किया या इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो इन सब में क्या हो रहा है? देखो इंटरेस्ट और रेंट जो रिसीव किया, रेंट बेसिकली हम किसका रिसीव करते हैं? रेंट रिसीव करते हैं बिल्डिंग का, राइट। तो बिल्डिंग किसका है? हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है कि नहीं, यानी नॉन करंट एसेट है। इंटरेस्ट किसका रिसीव करते हैं? इंटरेस्ट रिसीव करते हैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या है हम लोगों का? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे दैट्स व्हाई मैंने एक वर्ड सिंपल में लिख दिया। मैंने क्या लिखा है? ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या लिखा मैंने? ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट इज नॉन करेंट एसेट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। क्लियर है? तो बस इतना ही शॉर्ट में याद रखना है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज फाइनेंस एक्टिविटी। थर्ड पार्ट क्या है? फाइनेंस एक्टिविटी। क्लियर है? थर्ड पार्ट क्या हमारा? फाइनेंस एक्टिविटी। और फाइनेंस एक्टिविटी में क्या होता है? ऑल एक्टिविटी which are done to get money। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिनका मेन टारगेट ही क्या होता है? पैसे लेकर आना। बिजनेस में क्या मेन टारगेट होता है? पैसे लेकर आना। उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जिसको पैसे लेकर आओगे उसके बदले में भी कुछ पे करना पड़ेगा। अब उसके बदले में क्या पे करना पड़ेगा? जैसे तुम लोगों ने शेयर्स इशू किया, ध्यान से सुनना। जैसे मार्केट में मान लो शेयर्स, डिवेंचर या लोन, ऐसा कुछ भी तुमने लिया है, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके पार्ट हो जाएंगे? ये सारी एक्टिविटीज पार्ट हो जाएंगे फाइनेंस का। अब शेयर्स लिया है तो उसके बदले में क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिवेंचर लिया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोन लिया है तो उसके बदले में भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू विच वी आर टारगेटिंग टू गेट मनी इन अ बिजनेस। क्लियर है? तो जिसका मेन टारगेट है बिजनेस में कैसे भी करके मनी को लेकर आना, उसको हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंस एक्टिविटी को। एक बात याद रखना, अगर कोई ये बोलता है कि सर हम सेल भी तो करते हैं पैसों के लिए, मतलब ताकि हमारे बिजनेस में पैसे आए, उसका मेन टारगेट ये नहीं था कि सेल करके बिजनेस में पैसे लेकर आएंगे। हम सेल करके ये सोचते इनकम आएगा, फिर इनकम से दूसरे काम करेंगे। बट बिजनेस में शेयर्स इश्यू करना, डिवेंचर इश्यू करना, या बाहर से कहीं से लोन लेना, जैसे बैंक से हो गया या किसी अदर कंपनी से, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, उसका मेन टारगेट सिर्फ इतना ही होता है कि कैसे भी करके कुछ पैसे का इंतजाम कर लेते हैं। बात समझ में आया? दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस एक्टिविटी। तो ये तीन एक्टिविटीज है टोटल है। नंबर 1 है ऑपरेटिंग, नंबर 2 क्या? इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है ऑपरेटिंग, नंबर 2 क्या है? इन्वेस्टिंग। ओके, एंड नंबर 3 क्या है? फाइनेंस एक्टिविटी। यानी टोटल कितनी एक्टिविटीज है? टोटल 3 एक्टिविटीज है। क्लियर है? अब बात करते हैं इनकी फॉर्मेट की। ये तो था बेसिक। बेसिक मैंने क्यों एक्सप्लेन किया? रीजन ये, अगर मैंने बेसिक एक्सप्लेन नहीं किया होता तो यहाँ पे ये जो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, या जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, वो फॉर्मेट तुम्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, आपको ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अभी बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो जब भी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा ध्यान से सुना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सेल्स एंड परचेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेस एंड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बट बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में हम बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट आर नेसेसरी टू इनकर, राइट। मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस में बेसिकली हमारा मेन टारगेट नहीं होता, बट हो जाते हैं। हम चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वो हो जाता है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं? लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, याद होगा चैप्टर नंबर 3 में, जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तो उसमें हमने टोटल 7 पॉइंट्स लिखे थे। लाइक डेप्रिशिएशन लिखा था, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेस लिखा था, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने लिखा था। पर वो बिजनेस का मेन टारगेट नहीं होता है। अब डेप्रिशिएशन बिजनेस का मेन टारगेट थोड़ी, बिजनेस का मेन टारगेट होता है, मतलब मेन एक्टिविटी जो है वो है सेल्स एंड परचेस का। बट वो सेल्स एंड परचेस करने की वजह से, मतलब गुड्स को आप सेल कर रहे हो, कुछ परचेस कर रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन करके रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये सब एक्टिविटी होने की वजह से मशीन का तो डेप्रिशिएशन होगा ही ना। मतलब तुम चाहते नहीं हो बट हो जाता है। तो वो सारी एक्टिविटीज का जो एक्सपेंसेस होता है हम कहाँ पे लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। इन अ सेम वे बिजनेस में कुछ ऐसी इनकम होती है जो रिलेटेड, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज का इनकम भी होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता बट स्टिल हो जाता है। तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है इतना? तो जब हम सारे ही एक्सपेंसेस
प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं, तो क्या हमें क्लियरली पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का मेन एक्टिविटी जो था उसकी वजह से हमने कितना अर्न किया, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से हमने बिजनेस में क्या अर्न किया, वो पता चलेगा? डेफिनेटली नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो तुमने सब कुछ लिख दिया है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर किया हम लोगों ने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में हमें से ये पता करना होगा कि कौन सा मतलब एक्टिविटी हमारा है और कौन सा हमारा नहीं है। जो हमारा है उसको तो जैसा है वैसे रहने दो, लेकिन जो हमारा नहीं उसको यहाँ से निकाल दो। ऐसे समझो कि तुम क्लास 12th में हो, ठीक है? कौन सी क्लास में हो तुम? 12th में हो यार, अभी पास हो के कॉलेज में भी चले जाओगे। अभी जैसे तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारे मतलब कुछ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे जो तुम्हारी क्लास के, वो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरी क्लास के, तुम उनको क्या बोलो, भाई तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, आप हमारी क्लास के नहीं हो, राइट? फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारी क्लास के हैं पर दूसरी जगह पर बैठे हुए, तो तुम उनको बोलेंगे भाई वापस आ जाओ, वहां पे इतना दूर क्यों बैठे हो? क्लियर है इतना? तो ऐसा होता है। इन सेम वे यहाँ पर भी सेम होगा कि जो एक्टिविटीज हमारे से रिलेटेड होगा, मतलब ऑपरेटिंग से रिलेटेड होगा, उनको लेकर आ जाओ, जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं होगा उनको भगा दो। ओके, अब भगा दो का मतलब क्या होगा वो समझो। तो सबसे पहला हेडिंग याद रखना है, सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या होगा आपका यहाँ पे? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। क्या होगा? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या होगा? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन में ये राइज होता है, क्या हम लोग को हर बार नेट प्रॉफिट दिया होगा? तो समटाइम्स हम लोग को एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता है, बट हम लोग को दो अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है, राइट? तो क्या करोगे, जब दो अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा तो करंट ईयर्स माइनस प्रीवियस ईयर करके जो प्रॉफिट आएगा वो तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ पे दो टॉपिक याद रखना, एक होगा एड का, फिर एक होगा एड का, यानी दो ऐड और एक लेस। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? दो ऐड और एक लेस। ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ये पॉइंट याद रखना, सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। उसके बाद दो एडिशन और एक डिडक्शन, यानी दो ऐड और एक लेस। क्या बोला मैंने? दो ऐड और एक लेस। अब ये दो ऐड और एक लेस में क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दो ऐड में सबसे फर्स्ट है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्या लिखा हुआ है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन। फिर सेकंड में लिखा हुआ है प्रोविजंस, थर्ड में लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ अमाउंट, एंड फोर्थ में लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर है? अब ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है बिजनेस की जो बेसिकली बिजनेस में इनकर तो होता है, दैट इज ट्रू, राइट? यानी ये एक्टिविटीज बिजनेस में इनकर होती है, पर ये बिजनेस का मेन टारगेट नहीं होता है। जैसे कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स प्रोविजंस, जनरल रिजर्व्स, ये जो है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस है। अब बोलोगे सर नॉन कैश कैसे है? तो क्या टैक्स का प्रोविजन करने में हमारे जेब से पैसा जाता है? डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करने से जेब से पैसा जाता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसको लिखते हैं ना, हम उसको कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी माइनस करते हैं कि नहीं माइनस करते। तो अब उसको हम लोग क्या कर देंगे? अपोजिट। अपोजिट करने का मतलब मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आया? तो सबसे पहले ऐड में क्या लिखोगे? नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, प्रोविजंस, रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये चार पॉइंट्स है जिसमें तुम्हारा नॉन कैश ट्रांजेक्शंस में सबसे पहले याद रखना है डेप्रिसिएशन एंड टैक्स प्रोविजंस। और टैक्स प्रोविजन में भी जो मेन कंसर्न है वो है करंट ईयर का। क्लियर है? कौन से ईयर का? करंट ईयर का। अब पूछोगे सर करंट ईयर का क्यों? उसका रीजन ये है कि बेसिकली जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है वो हम लोग इस साल पे करते हैं। मतलब ऐसे समझो, अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? हमारा चल रहा है 2022 और 2023, मतलब 2022 एंड 2023, सॉरी 2021 एंड 22 चल रहा है, क्योंकि अभी तो 31 मार्च आया नहीं है। अभी तो 27 ही, कल 28 है, उसके 2 दिन के बाद 31 होगा तो खत्म हो जाएगा ईयर। मतलब हमारा ईयर चल रहा है 21 एंड 22। क्लियर है? 3 दिन के बाद जैसे ही हमारा ईयर खत्म होगा तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा 22 एंड 23। क्लियर है? तो हम लोग क्या करने वाले, जो 21 एंड 22 में अर्न किया था उसका टैक्स कब पे करेंगे? वो पे करेंगे 22 एंड 23 में, राइट? 22 एंड 23 में पे करने वाले। क्लियर है? दैट्स व्हाई करंट ईयर का तो हमने सिर्फ प्रोविजन किया है, मतलब अभी जेब से पैसे थोड़ी गए, हमारा हमारा पैसे तो हम नेक्स्ट ईयर जाने वाला, मतलब नेक्स्ट ईयर पे करने वाले। क्लियर है? और जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये वाला ईयर कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? तो याद रखना है, इसमें याद क्या रखना है, मैं इसको पहले रफ कर देता हूं। याद ये रखना है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन की जब भी बात करेंगे तो टैक्स प्रोविजंस आ जाएगा, जनरल रिजर्व्स आ जाएगा और डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया डीईपी डेप, यानी डेप्रिसिएशन, वो भी कौन सी ईयर का? सिर्फ करंट ईयर का। फिर बात करते हैं रिटर्न ऑफ अमाउंट। किसकी बात करते हैं? रिटर्न ऑफ अमाउंट। तो रिटर्न ऑफ अमाउंट में कोई भी एसेट हो,
कोई भी एसेट, अभी जो गुडविल है, ये गुडविल क्या होता है, ये गुडविल होता है हमारा नॉन करंट एसेट। कौन सा होता है, नॉन करंट एसेट। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि नॉन करंट एसेट किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो वहां पे सर क्यों लिखा है, रीजन ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, वो राइट है, लेकिन हमने इसको क्या किया, राइट ऑफ किया है। तो राइट ऑफ जो है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, वो भी किसका ही पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग का ही होगा ना, क्योंकि राइट ऑफ तो मतलब ये हो गया कि वो हमारा है नहीं, वो तो गुडविल क्या एसेट है ना, तो एसेट का ही पार्ट होना चाहिए। बट हम लोग राइट ऑफ करने के बाद भी इसको कहां पे लिख देते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस में लिख देते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस का मतलब डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं, तो अपोजिट करोगे, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट करने का मतलब क्या कर रहे हो तुम, प्रॉफिट में इसको प्लस कर रहे हो। बात समझ में आए? ये ऐड करने का मतलब ये हुआ कि वो चीजें जो तुमने गलती से माइनस कर दी थी, ध्यान से सुनना, वो चीजें जो गलती से तुमने माइनस कर दी थी, यानी कि डेबिट कर दिया था, अब वो तुम अपनी गलती सुधार के उसको क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। तो क्रेडिट करने का मतलब ये पहले माइनस किया था, अब तुम उसको क्या कर रहे हो, अब तुम उसको प्लस कर रहे हो। क्लियर है? दैट्स व्हाई यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब ये जो एसेट्स है वो कौन सा एक्टिविटी है, वो एसेट्स जो होता है वो आपका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये वहीं पे लिखना चाहिए, बट हम लोगों ने डेबिट में लिख दिया था, दैट्स व्हाई अभी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये 4 पॉइंट है, गुडविल, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्लियर है? ये जैसा फॉर्मेट लिखा वैसा का वैसा ही डिट्टो याद रखना। उसके बाद सेकंड मैंने ऐड लिखा और यहाँ पे लिखा फाइनेंशियल एक्सपेंस। क्या लिखा है मैंने, फाइनेंशियल एक्सपेंस। जैसा कि तुम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस देखा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा गया जो हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फाइनेंस एक्सपेंस में। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, तो नहीं, ये बिजनेस का मेन एक्टिविटी नहीं, एक्चुअली ये किसका पार्ट है, ये तो पार्ट है फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। तो गलती से हम लोगों ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा था, उसको कैंसिल करके अभी हम इसको क्या करने वाले, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब पहले माइनस था, अब क्या करने वाले हैं, प्लस। दैट्स व्हाई इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्लियर है? तो क्या बोला था मैंने, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में याद रखना है, लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। मेरे साथ रिवाइज करते रहो, फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जिसमें पहले ऐड होगा, फिर ऐड होगा, फिर डिडक्ट होगा, यानी लेस होगा, यानी दो ऐड फिर लेस। क्या बोला मैंने, दो ऐड फिर लेस। पहले ऐड लिख दो, फिर नीचे ऐड लिख दो, उसके नीचे लेस लिख दो। पहले वाले ऐड में नॉन कैश, प्रोविजंस, रिटर्न ऑफ एंड लॉस। क्लियर है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन, प्रोविजंस, रिटर्न ऑफ एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फिर दूसरे ऐड में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, वो होगा फाइनेंशियल एक्सपेंस। एंड थर्ड है लेस। लेस में क्या लिखा है मैंने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या लिखा है मैंने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है, कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, बट स्टिल हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। कहां पे लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब उसको कैंसिल करके हमें उससे कहां पे लिखना पड़ेगा, उसको डेबिट साइड में। डेबिट का मतलब अब कहां लिखना पड़ेगा, माइनस। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया, लेस किया है। क्लियर है? अब नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम्स है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो याद रखना, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जो रेंट रिसीव होता है बेसिकली वो किसका होता है, बिल्डिंग का। और बिल्डिंग क्या है, हमारा नॉन करंट एसेट है। तो जब नॉन करंट एसेट है तो वो तो हमारा होना चाहिए इन्वेस्टिंग कार्ड, बट हम लोगों ने गलती से कहाँ लिख दिया था, गलती से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया था। दैट्स व्हाई अब हम उसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का मतलब हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और डेबिट कर रहे हैं, इसी वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। क्लियर इतना? इन सेम वे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी रीजन है। बात समझ में आया? तो ये था हाफ, अभी है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ऑपरेटिंग का। अब ध्यान से सुनना, वापस इसको रिवाइज करो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर होगा, फिर दो ऐड और एक लेस। क्या होगा, दो ऐड और एक लेस। ऐड में होगा नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, प्रोविजन, रिटर्न ऑफ अमाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फिर जब बात करोगे ऐड का, तो दूसरा वाला ऐड हो जाएगा फाइनेंस एक्सपेंस, और तीसरा जो लेस है वो हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? इतना करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हेडिंग होगा। अभी देखो ऊपर हमने क्या किया था, हमने लिखा ऐड, फिर लिखा ऐड, फिर लेस। अब यहाँ पे क्या कर लिखोगे ऐड, लेस एंड लेस, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। क्या करोगे, इसका जस्ट अपोजिट। कैसे, इधर देखो लास्ट में लेस था तो उधर फर्स्ट वाला हो जाएगा ऐड, उसके बाद इधर सेकंड नंबर में ऐड था तो उधर हो जाएगा लेस, फिर इधर लेस ऐड था तो अगेन इधर क्या हो जाएगा, लेस। मतलब ऊपर दो ऐड, नीचे लेस। इधर क्या हो जाएगा, नीचे वाले में एक ऐड और दो लेस। क्लियर है? क्लियर है इतना?
कि ऊपर 2 ऐड 1 लेस, यहाँ पे 1 ऐड 2 लेस, मतलब जस्ट उल्टा है। ओके, अब समझते हैं कि ये ऐड और लेस में क्या करना है। तो ऐड और लेस में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का बोला है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? करंट एसेट की, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी हम बात कर रहे हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की। अब इसका फॉर्मेट कैसे याद रखना है? इसका फॉर्मेट में तुम्हें याद करने का सबसे सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है कि सबसे पहले क्या लिखोगे? डिक्रीज। क्या लिखोगे? डिक्रीज। फिर लिखो इंक्रीज, फिर इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि जस्ट अपोजिट। पहले में डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज। ओके, अब फर्स्ट में होगा एसेट्स लायबिलिटी। एसेट्स लायबिलिटी मतलब ये कोई चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो मैंने इसका एक छोटा सा चार्ट भी प्रिपेयर किया है। कहाँ गया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लगता है मैंने वो डिलीट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं साइड में बना देता हूँ। कैसे? देखो, अपने पास एसेट्स है, अपने पास लायबिलिटी है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? एक एसेट्स है और एक लायबिलिटी। कौन सा एसेट? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। क्लियर है इतना? या तो एसेट्स इंक्रीज होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दो ही चीज होंगी। एसेट्स पहले डिक्रीज होगा, फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा, फिर ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। ओके, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? अब ये जो डिक्रीज इंक्रीज है, फर्स्ट वाला डिक्रीज, ये दिख रहा है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा एड में, और ये दोनों चला जाएगा तुम्हारा लेस में। कैसे किया मैंने? वापस देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि तुम्हें फॉर्मेट अगर प्रिपेयर करना आ जाए तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। मैंने क्या बोला? डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? क्या बोला? करंट एसेट्स का यहाँ पे मतलब डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? तो बस ऐसे डब्बा बनाओ, ये दोनों चला जाएगा तुम्हारा एड में, और ये दोनों चला जाएगा तुम्हारा लेस में। अब पूछोगे सर ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन एसेट्स हो गया ना, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी किस में गया है? एड में ही तो गया है। फिर यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट्स, ये रहा, फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये रहा। हो गया कि नहीं? मतलब डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, और ऊपर डैश, ऊपर एड लिख दो, यहाँ पे लेस लिख दो। बात समझ में आया? और यही यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब इसका रीजन क्या है? एक सेकंड सुनो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक डेटर है, ठीक है? तुम्हारे पास क्या है? एक डेटर है जो आज है 25,000 का। कितने का है आज? 25,000 का, यानी 27 क्लियर है? फिर क्या होता है कि यही डेटर 29 को आया, आया वाया नहीं, इसको रहने दो कि आया वाया क्या आया, रहने दो। सीधा हम ऐसे कहते हैं कि यही जो डेटर है वो 29 को, राइट, 29 को तुम्हारे पास बचता है सिर्फ 20,000 का। कितने का बचेगा? 20,000 का। तो अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 5,000 कम कैसे हो गया? उस कम होने का रीजन ये है कि इसने 5,000 क्या कर दिया होगा? पे कर दिया। क्या कर दिया होगा इसने? 5,000 पे कर दिया होगा, यानी कि एसेट डिक्रीज हुआ। क्या डिक्रीज हुआ? एसेट, क्योंकि ये क्या है? डेटर्स है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, तुम सोचोगे डिबेंचर है, डेटर्स है, राइट। जैसे ही ये कम हुआ, कम हुआ मतलब करंट एसेट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है डिक्रीजेस इन करंट एसेट। करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ, हम लोगों ने अमाउंट क्या किया है? रिसीव किया। क्या किया? अमाउंट रिसीव किया। और अगर अमाउंट रिसीव किया तो उसको हम किस में लिख देंगे? एड में। क्लियर है? मतलब वो सभी रीजन जिनसे पैसे आ रहे हैं उसको एड में लिखना है, और जा रहे उसको लेस में लिखना है। क्लियर है? और ये डब्बा याद रखना, ये डब्बा तुम्हें आसान हो जाए। क्या बोला मैंने? सबसे पहले लिख दो ऊपर करंट एसेट, फिर करंट लायबिलिटी, फिर डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। स्टार्टिंग का 2 हो जाएगा एड में, बाद का 2 हो जाएगा लेस में। बात समझ में आया? तो ये रहा तुम्हारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद एक जो लास्ट वाला लेस है, उसमें क्या लिखने वाले? उसमें लिखने वाले इनकम टैक्स। क्या लिखने वाले? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कौन सी ईयर का होगा? तो वो होगा प्रीवियस ईयर का। कौन सी ईयर का होगा? प्रीवियस ईयर का। ये याद रखना। इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि जो करंट ईयर का होगा वो किस में आ जाएगा? वो तुम्हारा आ जाएगा एड में, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एकदम ऊपर। क्लियर है? लेकिन जो प्रीवियस ईयर का होगा वो किस में आएगा? लेस में। बात समझ में आया? क्यों लेस में आएगा? क्योंकि ये वाला तो हम लोगों ने पे कर दिया होगा, प्रीवियस ईयर का हमने पे किया होगा ना, दैट्स व्हाई ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? इतना करने के बाद जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस माइनस करोगे तो लास्ट में जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बात समझ में आया? तो एक छोटा सा सम है जो मैं तुम लोग को करवा देता हूँ, इसी फॉर्मेट में लिख के बताऊंगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपके बुक का। क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है वो प्रॉपरली नहीं आया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 15 नंबर है। अब यहाँ पे कुछ नाम दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेम है टोटल।
मैं नंबर भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब तुम्हें करना क्या है, जब भी कभी तुम्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या पूछा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आके ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना पूरा। कैसे, तो मेरे साथ रिवाइज करो, हो जाएगा। पहले नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, फिर 2 बार ऐड 1 बार लेस, फिर 1 बार ऐड 2 बार लेस, क्या बोला मैंने, 2 बार ऐड 1 बार लेस, फिर 1 बार ऐड 2 बार लेस। पहला जो ऐड होगा उसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन, प्रोविजंस, रिटर्न ऑफ अमाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर पूरा नहीं लिखना है तो सिर्फ इतना लिख दो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये पूरा मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग को थोड़ा याद हो जाए, इसलिए नहीं लिखा है कि तुम कंफ्यूज रहो। ओके, तो तुम सिर्फ नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हो, कौन सा, सिर्फ तुम चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है, बात समझ में, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो उतना लिख सकते हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन लिखोगे तो भी राइट होगा। तो पहला ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा ऐड और लेस, दूसरे वाले ऐड में फाइनेंशियल एक्सपेंस, तीसरे वाले में नॉन ऑपरेटिंग, और यहाँ पे जो ऐड वाले चेंजेस है तो उसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ये डब्बा याद रखना है। और लास्ट में लेस यानी इनकम टैक्स प्रोविजंस। अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला किस में जाएगा। सबसे पहले है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस होता है इसको बोलते हैं नेट इनकम है ये हमारा, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम। तो ये कहाँ पे जाता है, फर्स्ट वाले में, यानी फर्स्ट जो स्टार्टिंग हेडिंग है ना, ये रहा, नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर में जाएगा। ओके, अभी देखो बार बार ऊपर नीचे करने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं तुम्हें यहीं पे ऐड और लेस करके समझा देता हूँ। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो दिया हुआ है, ये तुम्हारा कहाँ चला गया, फर्स्ट वाले पॉइंट में। क्लियर है, तो चलो एक बार ऐसा तो लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना, 99,000। तो चलते हैं ऊपर और यहाँ पे लिखते हैं 99,000, ये रहा, यहाँ पे लिखूंगा 99,000। क्लियर है, उसके बाद सेकंड नेम दिया हुआ है। अब सेकंड नेम में क्या दिया हुआ है, चलते देखते हैं सेकंड नेम में क्या दिया है। सेकंड में दिया हुआ इनकम टैक्स प्रोविजन, क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स प्रोविजंस। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं है और सिर्फ एक इनकम टैक्स दिया हुआ है। कितना इनकम टैक्स दिया हुआ है, सिर्फ एक इनकम टैक्स दिया हुआ है, लिखा हुआ इनकम टैक्स प्रोविजंस। तो हम ऐसा समझ लेंगे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे ये करंट ईयर का ही है। कौन सी ईयर का है, करेंट ईयर का, यानी CY करेंट ईयर। और करेंट ईयर का क्या करना है, तो करेंट ईयर का ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड। मैंने क्या लिखा हुआ है, ऐड, ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कहा गया यार, हाँ ये देखो मैंने ऐड लिखा और यहाँ पे लिखा टैक्स प्रोविजन करेंट ईयर। क्लियर है, तो ये करेंट ईयर वाले में ही आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखने वाले हैं, 29,000। तो ये इनर कॉलम में लिखा, ठीक है, ये लाइन बाय मिस्टेक हो गई है, इसको रुक जाओ मैं मिटा देता हूँ। और मेरे ना कॉपी पेस्ट करने में कई बार ऊपर नीचे हो गया सर। तो यहाँ पे करंट ईयर का कितना आ जाएगा, 29,000। अगर आप लोगों के पास बुक हो तो प्लीज आप लोग ना बुक में ये क्वेश्चन ओपन कर लो, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो एक काम करो, ये क्वेश्चन आप बुक में से ये लिख लो, ऐसा हो तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कॉपी कर लो। मैं इसके यहाँ पे एक सेकंड क्लियर हो दे रहा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने के ना आपको समझ में आएगा अच्छे से और ना ही मुझे मजा आएगा। मैं बुक में ओपन कर ले रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली बुक से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख के एक्सप्लेन करूँ, उसका चिंता नहीं करना। तो सबसे पहला क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा इनकम टैक्स प्रोविजन, तो ये रहा इनकम टैक्स प्रोविजन में आ गया। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, प्रोविजंस होते हैं, तो प्रोविजंस भी ये कहाँ जाएगा, ये इसी में आ जाएगा, मतलब इसी वाले हेडिंग में आएगा। तो बस यहाँ पे लिख देना प्रपोज्ड डिविडेंड। अमाउंट कितना है, तो प्रपोज डिविडेंड का जो अमाउंट है वो है 39,000, तो यहाँ पे लिख देना 39,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन तो मैंने क्लियरली बोल दिया वो इसी में आने वाला है। और डेप्रिशिएशन कितना दिया यहाँ पे, 22,000, कितना दिया, 22,000। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड अगर रिसीव किया है तो क्यों डिविडेंड रिसीव किया, क्योंकि तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, मतलब वो इनकम है, तो इनकम के लिए यहाँ पे देखो है लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्लियरली मेंशन लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो डिविडेंड रिसीव यहाँ पर आ जाएगा और अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 21,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो भी सेम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ का तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो बस तुम लोग को हेडिंग देना है गुडविल रिटर्न ऑफ, और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ का 15,000, तो वो 15,000 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो वो क्या हो जाएगा तुम लोग का? वो इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो है ना, रेंट रिसीव्ड, उसके नीचे लिखा ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी यहाँ पे एसेट है, एसेट हो या इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का एसेट ही होता है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अमाउंट कितना दिया हुआ है? तो अमाउंट दिया है यहाँ पे 12,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 12,000। क्लियर है? तो बस यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब इसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं था, तो ये वाले फॉर्मेट में कहीं पे भी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे ही बस हो गया। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये 99,000 है, इसका टोटल करके चेक करो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 29,000, 39 प्लस 22 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा? 1,05,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,05,000। एक बार वापस टोटल कर लेते हैं। 29,000, 13,000, ये और अमाउंट भी दिया हुआ है, एक सेकेंड ना, हाँ ये सही है। 1,05,000 यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी कुछ अमाउंट है, तो नीचे कितना अमाउंट है? तो नीचे है 21,000, फिर 21,000, 20,000 एंड 12,000। ये कितना हो गया टोटल? 53,000। ये कितना हो जाएगा टोटल? 53,000। ओके, यहाँ पे कोई अमाउंट मैंने मिस आउट कर दिया क्या? हाँ, एक मिस आउट कर दिया है, एक मिस आउट कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड मैंने, इंटरेस्ट रिसीव नहीं, इंटरेस्ट पेड है, सॉरी, एक इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट पेड मैंने बोला ही नहीं था, एक इंटरेस्ट पेड आया है। इंटरेस्ट पेड का मतलब वो फाइनेंस एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000। ओके, तो यहाँ पे 28,000 आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 28,000, एक ही है तो डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो, अगर दो तीन है तो अंदर लिखना। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल है वो लिख देना। यहाँ पे लिखा 99, यहाँ पे लिखा 1,05,000, यहाँ पे लिखा 28,000। क्लियर है? तो सबको ऐड करते हुए आओ। क्या करोगे? सबको ऐड करते हुए आओ। यानी ये 99,000 को पहले ऐड कर लो, तो 99,000 प्लस 1,05,000 प्लस 28,000। क्लियर है? तो ये टोटल आ जाएगा 2,32,000। क्या हो जाएगा? 2,32,000। फिर उसमें से माइनस कर दो 53,000, तो माइनस 53,000, तो आंसर आ जाएगा 1,79,000। क्या आ जाएगा आंसर? 1,79,000। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, जिससे तुम लोग क्वेश्चन पूरा दिख जाए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। हाँ, हालांकि मैं पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उसमें देख लेना, पर ये मैं अभी रफ करने वाला हूँ, दैट्स व्हाई मैंने बोला इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, नहीं लिया तो एक बार स्टॉप करके ले लेना। अब चलते हैं, इसको पूरा रफ कर देता हूँ मैं। एक और ऑपरेटिंग का मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ। कौन सा वाला रफ किया मैंने सिर्फ जो है ना बीच बीच में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, बस उतना ही रफ कर रहा हूँ, बाकी का नहीं। बाकी का मैं रहने देता हूँ, क्योंकि तुम अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज करोगे तो तुम्हें काम आ जाएगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और इसमें देखो डेटर्स, क्रेडिटर, बिल्स, पेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब प्रीपेड एक्सपेंस ये सब आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग को पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पूरा फॉर्मेट का मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज वाला भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, फटाफट फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। क्या करोगे? फटाफट फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। अब उसके बाद तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन बुक में निकाल लो। अब जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा वैसा ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ध्यान से देखोगे तो 2017 के नीचे है 45,000। कितना है? 2017 के नीचे 45 और 2016 में है 30। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का है 45, प्रीवियस का 30, तो कितना बचेगा? तो बचेगा तुम लोग का 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना 15,000। ओके, अब चलते हैं नीचे क्वेश्चन में ही, बाकी का मैं यहीं पे प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ। ओके, ये तुम्हारा किस में चला जाएगा? नेट प्रॉफिट वाले में चला जाएगा, नेट प्रॉफिट वाले में। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? वो फर्स्ट वाले ऐड में जाएगा, राइट। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले ऐड में, क्योंकि एक बार मैंने आइडिया दे दिया, तुम्हें आइडिया लगी गया होगा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो 2016 में डेप्रिसिएशन कितना था? 70 था, और अभी कितना है? 90 है। इसका मतलब 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, और वो किस में चला जाएगा? ऐड में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल यहाँ पे कितना है? 55,000 है, और यहाँ पे 40,000 हो गया। तो बीच का जो डिफरेंसेस आया है वो क्यों आया होगा? क्योंकि तुम लोगों ने उसको क्या किया होगा? राइट ऑफ किया होगा। क्लियर है? तो ये भी किस में जाएगा? ऐड में। तो यहाँ पे मैं प्लस प्लस लिख देता हूँ, तो आइडिया लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। अभी यहाँ पे स्टॉक है,
डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल और प्रीपेड है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इतना पॉइंट जो है ये गलत हाईलाइट हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ना ऐसे कर देता हूँ, राइट। यानी ये जितने पॉइंट हैं, ओके, अब ये इतना पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल वाला हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल में दो है, एक ऐड है और एक लेस है। और ऐड और लेस के लिए मैंने क्या तुम्हें बोला, सबसे पहले ऐसे लिख लो करंट एसेट, फिर नीचे लिख दो करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। यानी इनको प्लस करना है और इनको माइनस, मतलब इसको ऐड करना है और लेस करना है। तो अब रीड करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट, यानी कि ये वाला पार्ट है। क्लियर है? ये वाला पार्ट है। करंट एसेट कितना था, स्टार्टिंग में 45 था और अभी कितना है, 60 है। पहले कितना था, 45 और अभी 60 है। तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? सिंपल सी बात है, इंक्रीज हुआ। पहले था 45, अभी 60, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ का मतलब मैंने किस में लिखा है, ऊपर देखो लेस में लिखा है ना, इसका मतलब लेस में जाके कितना लिख दोगे, 45 माइनस 60, सॉरी 60 माइनस 45, या जो भी करो वो तुम्हें सेम ही आने वाला है। यानी यहाँ पे लिख देना 15,000 रुपए, किसना, ये लेस वाले में लिखना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देना स्टॉक, स्टॉक कितना, 15,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 90 और 50। 90 और 50 में क्या है, डेटर्स, ध्यान से सुनना, 90 है और बाद में हो गया था 50, तो 90 से 50 हुआ तो इंक्रीज है डिक्रीज हुआ, तो सिंपल सी बात है डिक्रीज हुआ। डिक्रीज में यहाँ पे क्या लिखा, प्लस। मतलब ये हुआ कि जो डेटर्स है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कितना प्लस हो जाएगा, प्लस 40,000। कितना हो जाएगा, प्लस 40,000। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिटर्स का लायबिलिटी, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40। क्रेडिटर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्रेडिटर्स डिक्रीज का मतलब यहाँ पे माइनस में, तो माइनस का मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स, और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 20,000 रुपीज। कितना लिख देंगे, 20,000। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेबल। नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है, 20 है और यहाँ पे हो गया 70, मतलब इंक्रीज हुआ है। और लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो मतलब अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्स पेबल, और अमाउंट यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 50,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। अब एसेट्स कितना था, पहले 15 था और अभी कितना हो गया, 10 हो गया। तो एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज का मतलब प्लस में लिख देना, यानी यहाँ पे तो जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं बाजू में से लिख देना प्लस 5,000। क्लियर है इतना? तो ये हो गया तुम्हारा बॉक्सेस वाला। और उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड रेंट रिसीव्ड। तो जो रिसीव्ड वाला है, ठीक है, ये दोनों जो रिसीव्ड वाला है ये क्या हम लोग का इनकम है। तो इनकम है मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएगा, लेस में जाएगा, क्योंकि हम लोग ना नेट ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो किस में जाएगा, लेस वाले में। और इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? अब एक बार चेक कर लेते हैं कैलसी में कि इसका आंसर राइट आया या नहीं आया। मैं फाइनल आंसर आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आंसर राइट होगा या नहीं होगा। तो पहले स्टार्टिंग में क्या, 15,000 रुपए, फिर प्लस 20,000, प्लस 15,000, फिर प्लस 40, प्लस 50, प्लस 5,000, राइट। इसके बाद माइनस 15, सॉरी माइनस 15, माइनस 20, फिर नीचे आओगे तो नीचे प्लस 2 और प्लस 10, और फिर माइनस है 3,000। यानी जो आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस 3,000 इतनी है, हाँ इतनी ही है। यानी जो आंसर आ रहा है वो 119 आ रहा है मेरा, वो कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सारे चेक कर लेते सही है कि नहीं। स्टार्टिंग का कितना है, 15,000 है, इसलिए ना क्वेश्चन को पूरा ही लिखना पड़ता है तभी आता है। कभी कभी ये 15 हो गया, 70 में से 90 गया, ये 20 है, डेप्रिसिएशन ऐड भी हो जाएगा। 50 में से 14, ये भी राइट है। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा क्लियर होगा, ये भी राइट है। उसके बाद 45 में से 60, ये स्टॉक है। स्टॉक इंक्रीज हुआ है यार, हाँ इंक्रीज हुआ तो सही तो लिखा है यहाँ पे 15,000। उसके बाद नेक्स्ट 90 से 50 हो गया, ये 50 क्या था, डेटर्स था। डेटर्स यहाँ पे मैंने 40 लिखा, वो भी राइट है। 40 लिखा, डेटर्स, डेटर्स राइट है, ओके वो भी 15 वाला भी राइट है। फिर नेक्स्ट 90 से 50 हुआ, 90 से 50 क्या है, ये हो गया। तो 60 से 40, 60 से 40 क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का मतलब पेमेंट किया, ये भी राइट है। उसके बाद है 20 से 70 हो गया, मतलब 50 हो गया यहाँ पे, ये भी राइट है, बिल्स पेबल वाला 50। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 15 से 10, ये भी राइट है, यानी ये 3 2 5 ये राइट है। 20 प्लस 15 राइट है, 15 भी राइट है। और नेक्स्ट यहाँ पे 3 भी राइट, ये 3 प्लस था, ये दोनों माइनस था, मैंने उल्टा कर दिया था, सॉरी मैंने माइनस के बदले में प्लस, प्लस के बदले माइनस का। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, इन दोनों को लेस करना है और इसको प्लस करना है। तो एक बार वापस करके देख लेते हैं, 15,000 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 5,000, फिर माइनस 15,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000
-10,000 प्लस 3,000, हाँ 1,01,000, आंसर आ गया 1,01,000। क्लियर है? मैंने बोला ना कभी क्वेश्चन रॉन्ग हो नहीं सकता, वो मेरी गलती की वजह से हो गया। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि यहाँ पे देखो मैंने लेस लिखा, दिख रहा है ना, ये देखो ये ऑलरेडी मैंने लेस किया हुआ था, लेकिन मैंने इसको बाय मिस्टेक दोनों को मैंने प्लस करके और इंटरेस्ट पेड को मैंने माइनस कर दिया, यानी मैंने अपोजिट कर दिया था। तो ये याद रखना, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और फॉर्मेट की जो वैल्यूज होगी वो फॉर्मेट में पुट कर देना है। बात समझ में आए? तो उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एक और है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसमें भी समझना है तो चलो 5 मिनट में एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट में क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस 25 से 60। ध्यान से सुनना, 25 से 60 मतलब कितना हो गया है ये 35,000, यानी ये फर्स्ट वाला हेडिंग में जाएगा 35,000। सेकंड में है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में क्या 35 से 45 हो गया, मतलब ये चला जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाले में नॉन ऑपरेटिंग, ये फर्स्ट वाले में नॉन कैश ट्रांजेक्शंस वाले में। उसके बाद है टैक्सेशन प्रोविजन, अब दो है, एक करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस वाला मैंने क्या बोला, लास्ट में माइनस करना और करंट वाला प्लस वाले स्टार्टिंग में प्लस कर देना। बात समझ में आया? उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड 32 से 42 हो गया, मतलब 10,000 इंक्रीज हुआ, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 38 है और ये 27 है, गुडविल है। तो 38 और 27 गुडविल का मतलब 11,000 तुम लोगों ने क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ किया। तो वो राइट ऑफ कौन सा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट है डेटर्स, अब आ गया एसेट्स वाला। तो जब भी एसेट्स वाला आ जाएगा तो वही वाला रूल करना, सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे करंट एसेट्स, फिर नीचे लिखना करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ओके। और यहाँ पे ऊपर क्या लिख देना, ऊपर लिख देना प्लस, और यहाँ पे ऐसे ऊपर लिख देना माइनस। तो सबसे पहले डेटर्स है, डेटर्स यहाँ पे क्या हुआ है, डेटर्स कितना 39 से 49 मतलब इंक्रीज हुआ है, और तो करंट एसेट्स को इंक्रीज होने का मतलब माइनस करना है, यानी फर्स्ट वाला अमाउंट 10,000 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद 29 से 39 हो गया, ये क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज होने का मतलब इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, तो प्लस 10,000। उसके बाद 17 से 12 हो गया, कौन सा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, 17 से 12 कम हो गया ना, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कम हो गया, यानी ये रहा कहां, सॉरी ये रहा इंक्रीज, नहीं नहीं इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हुआ, कहां इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है राइट, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज होने का मतलब उसको क्या कहते हैं, माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा -5,000 रुपीज, कितना हो जाएगा, -5,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है 10 और 14, क्या है नेक्स्ट 10 और 14, ये क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस 10 से 14 हो गया, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने का मतलब माइनस करना है, तो यहाँ पे -4,000, ओके। ये था हमारा पूरा फॉर्मेट डब्बे वाला। अभी बात के यहाँ पे नीचे लिखा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, इनकम ऑफ रेंट है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स है, डिविडेंड पेमेंट है। अब ये क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल तो मैंने बताया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी, माइनस, यानी ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल क्या है, नॉन, ये वाला है कहाँ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ ऐसे है फर्स्ट नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाले में, ये रहा ना लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो, अपने को कोई मतलब नहीं है, सब अपना प्लस माइनस बस वही फोकस करना है, बाकी क्या दिया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड है, फाइनेंस एक्सपेंस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, डिविडेंड पेमेंट, पेमेंट है यानी ये भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा पूरा तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बस कैलसी उठाओ और प्लस माइनस करके एक बार चेक कर लो। तो चलो प्लस माइनस करके चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है 35,000 है, प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 माइनस 10,000, फिर प्लस 10,000 -5,000 -4,000, फिर नीचे आया -15,000 प्लस 8,000 -48,000, फिर प्लस 32,000 और प्लस 10,000, यानी 44,000 आ गया। क्लियर है? सॉरी 44 नहीं 34 आ रहा है, तो हमारा 34 आया नहीं है, हमारा 34 नहीं आया यार। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, अभी बाकी है क्योंकि ये दोनों मैंने किया ही नहीं है, देखा, यानी हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद 44 आया ना, तो 48 वाला माइनस कर दो और 38 वाला प्लस कर दो, आ गया 34 आंसर। क्लियर है? यहाँ पे ये दोनों हमारा छूट गया क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना ही काउंट किया था। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने फॉर्मेट बोला है बस वैसा ही फॉर्मेट लेके चलोगे तो तुम्हारा कोई भी आंसर छूटेगा नहीं। और ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया, ना आंसर छूटेगा ना हम झुकेंगे। क्लियर है? एग्जाम में झुकना नहीं है, सब सॉल्व करके आना है। ये था हमारा ऑपरेटिंग का। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। तो एक सेकेंड, थोड़ा इसमें थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अभी नेक्स्ट टारगेट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन किया है, ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉन करंट दैट इज रिलेटेड एक्टिविटी, राइट,
क्लियर है, मतलब वो एक्टिविटीज का ही उसमें लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो बेसिकली रिलेटेड हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, सॉरी नॉन करंट एसेट से। और यहाँ पे भी मैंने हिंट के तौर पे देखो लिख दिया है फॉर्मेट में, क्या लिखा है ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ मैंने देखो यार रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स, तो ये याद रखना है, क्लियरली मेंशन है रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स, यानी सिर्फ नॉन करंट एसेट वाला ही लिखना है। अब पूछोगे सर नॉन करंट एसेट में क्या आता है, तो मैं तुम्हें सिंपल आंसर दूंगा कि चैप्टर नंबर 3 जब तुम लोगों ने रीड किया था तो उसमें हेडिंग था नॉन करंट एसेट्स, उसमें जितनी भी सारी चीजें आती है वो सब तुम्हारा पार्ट है नॉन करंट एसेट का, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, दो हेडिंग देना है, एक का नाम है एड और एक का नाम है लेस, राइट, दो हेडिंग देना है, एक नाम है हेड और दूसरे का नाम क्या है लेस। बेसिकली मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा वो एड लेस करके नहीं करवाते, डायरेक्टली करवा देते हैं। देखो मुझे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है किसी से, और ना ही मुझे ये प्रॉब्लम है तुम कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे, बट मैं ये वाला वे इसलिए लेके चलता हूँ ना, ये थोड़ा मुझे लगता है ऐसा कि मुझे कंफ्यूज नहीं करता, मुझे थोड़ा हेल्प कर देता है। अब बोलोगे सर कैसे हेल्प करता है, तो वो मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा। एक ऐड होगा और एक लेस होगा। ऐड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन पढ़ के अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कैश कम्स इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। और ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ के ऐसा लग रहा है कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। सिंपल है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको पढ़ के लग रहा है कि पैसा आ रहा है उसको प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो। क्लियर है इतना? अब कैसे समझ में आएगा, तो चलो क्वेश्चन सीधा समझ लेते हैं। तो पहले हमारा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये होगा जितने भी ट्रांजेक्शन है पहले रीड करो कि इफ दे आर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और नॉन, आई मीन और नॉट। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैसे आइडिया लगेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आइडिया लगेगा कि ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स। कौन सा, नॉन करंट एसेट, याद रखना नॉन करंट एसेट। अगर नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है इतना? तो फटाफट है ना यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करो और ये देखो कि कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। बाद में प्लस माइनस करना है कि नहीं करना है वो सेकेंडरी मैटर है, पहला टारगेट है कि चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्लियरली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि परचेस ऑफ लैंड, लैंड है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है ना। याद रखना अगर डिविडेंड रिसीव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर कहीं भी तुम्हें रिसीव्ड लिखा है तो समझ जाना वो एसेट वाला पार्ट है, और अगर कहीं भी लिखा है पेड तो वो समझ जाना वो फाइनेंस वाला पार्ट है। एसेट वाला पार्ट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्लियर है इतना? क्योंकि पेमेंट हम सिर्फ फाइनेंस में करते हैं, बाकी हर जगह हमें पैसे मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेड फॉर गुडविल। गुडविल है मतलब ये भी है ये भी है। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, बोरोड लोन, ये सब किसका पार्ट है, फाइनेंस का। मतलब ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग के यही कुछ पॉइंट्स है जो हमारा पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। अब मैंने क्या बोला, अब हमें चेक करना प्लस और माइनस। तो मैंने बोला कि ट्रांजेक्शन को रीड करो, यानी जो यहाँ पे मेंशन है उसको रीड करो और देखो कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो फर्स्ट में लिखा है सेल, सेल का मतलब होगा पैसा आएगा, प्लस। नेक्स्ट में लिखा है परचेस मतलब पैसा जाएगा यानी गोज आउट यानी माइनस। फिर परचेस किया, परचेस किया मतलब पैसा जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेल, सेल का मतलब पैसा आएगा, प्लस। फिर लिखा है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव का मतलब पैसा आएगा, रिसीव कर रहे हो ना। उसके बाद पेड फॉर गुडविल, गुडविल का मतलब पैसा जाएगा। हो गया 3 प्लस 3 माइनस। अब कैलसी उठाओ और प्लस माइनस करके देख लो। तो 88 प्लस 45 प्लस 40, उसमें से -1 48 98 एंड 32। तो आंसर आ रहा है -1,05,000। आंसर कितना आ रहा है, -1,05,000। एक बार रुक जाओ, मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं, क्योंकि नहीं चाहता कि तुम लोग के मन में कोई भी डाउट रहे। हाँ 1,05,000 आ गया आंसर हमारा। क्लियर है? अब आंसर जब माइनस में आएगा ना तो उसको पता है क्या लिखना, उसको लिखना कैश आउटफ्लो। क्या लिखोगे, कैश आउटफ्लो, ब्रैकेट में लिख देना ऐसे। क्या हेडिंग क्या लिखनी है लास्ट में, मैं दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो लिखा है ना, आ गया, हाँ, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आंसर अपना आया -1,05,000। तो यहाँ पे ब्रैकेट में से क्या लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना आउट फ्लो। तो ये क्या है, बस आइडिया रहेगा। अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक और कर लेते हैं जिससे और भी जो डाउट है मन में वो क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखोगे तो बहुत सारे नाम दिए हैं, तो जब बहुत सारे नाम दिए तो एक बार सब बस रीड कर लेते। सबसे पहला प्लांट एंड मशीन्स, तो प्लांट एंड मशीन्स डेफिनेटली आता है।
सेकंड में लिखा है प्लांट एंड मशीन्स, बट यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन। और अभी हम लोगों ने रीड किया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट है। स्टिल डेप्रिसिएशन में ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। ध्यान से सुनना, क्या डेप्रिसिएशन करने में पैसा आता है या जाता है? तो दोनों में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, मतलब ये वाला कैंसल हो जाए। याद रखना, डेप्रिसिएशन भले वो प्लांट एंड मशीन्स का है और प्लांट एंड मशीन्स आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, बट स्टिल डेप्रिसिएशन में ना पैसा आता है ना पैसा जाता है, दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल। तो गुडविल का डेफिनेटली होता है। उसके बाद पेटेंट भी है, इन्वेस्टमेंट है, जनरल रिजर्व बिल्कुल नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स भी नहीं होता है, बैंक लोन नहीं होता, करंट लायबिलिटी नहीं होता। फिर लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ये भी होता है। और नीचे लिखा सम ऑफ द पेटेंट्स वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि साल के बीच में हम लोगों ने कुछ पेटेंट्स को सेल किया था, आई मीन सोल्ड किया था। सोल्ड का मतलब सेल किया था, सेल करने का तो पैसा आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि पेटेंट वाला हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। बात समझ में आया? क्लियर है? अब एक एक करके रीड करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वाले खास करके इसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्लांट एंड मशीन्स। प्लांट एंड मशीन्स कितना है? 7,20,000, यहाँ पे 920। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा? इंक्रीज कैसे होगा? सेल करोगे तब इंक्रीज होगा या परचेस करोगे तब? तो सीधी सी बात है, जब हम एसेट्स को परचेस करेंगे तब इंक्रीज होगा, मतलब फर्स्ट वाला क्या कर देना है, माइनस। फिर सेकंड है 1,50,000 और यहाँ 120, तो ये तो सेकंड वाला तो कैंसिल ही हो गया, वो नहीं करना है। अभी थर्ड है, थर्ड में यहाँ पे देखो मैंने डार्क सर्कल कर दिया था क्योंकि मेरे वाला भी कुछ बताने वाला। अभी याद रखना कि गुडविल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, इफ नो एनी इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल, राइट, तो बेसिकली हम मान लेंगे कि जो गुडविल है ना उसको हम लोगों ने राइट ऑफ किया है। क्या किया है? गुडविल को हम लोगों ने राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ कहाँ पे जाता है? गुडविल का जो राइट ऑफ होता है बेसिकली वो जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। स्टिल गुडविल जो है वो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, बट राइट ऑफ किया तो राइट ऑफ में कोई भी कैश हमारे जेब से नहीं जाता। दैट्स व्हाई उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर। बात समझ में आया? यानी ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। उसके बाद है पेटेंट। तो पेटेंट वाला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्लस करना। अब कितना प्लस करना है वो भी जानना जरूरी है, तो फटाफट वो भी अमाउंट लिख देते हैं कितना प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज, ये प्लस करना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11370 है, तो 1,30,000 माइनस 70,000, ये हो जाएगा 60,000, यानी ये हो जाएगा प्लस 60,000। क्लियर है? अब उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना? 2,70,000 और यहाँ पे 95,000। ध्यान से सुना, कितना है? 2,70,000 है और नीचे है 90,000। ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी को परचेस किया होगा तभी इंक्रीज होगा, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट 2,70,000 था और बाद में डिक्रीज हो गया, कितना हो गया? 95। डिक्रीज होने का मेजर रीजन जो है वो यही होगा कि हम लोगों ने, इट मे बी पॉसिबल ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट को सेल किया होगा, और कोई रीजन है कम होने का। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, सर इट मे बी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट है तो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए, बट जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो तुम अपने से एज्यूम नहीं करोगे। डोंट बी हर्षद मेहता, ठीक है? डायरेक्टली जो है वही कर देना, मतलब ऐसे नहीं कि जो नहीं होता है हम उसको भी जबरदस्ती क्रिएट करने लगते हैं। इट मींस प्रॉब्लम है तो बात ठीक है, नहीं है तो क्यों क्रिएट करना, ठीक है? तो 270 95 सीधा माइनस करके लिखो, 270 और ये 95 माइनस 95,000, तो ये हो जाएगा 1,75,000। कितना हो जाएगा? 1,75,000। और इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे प्लस, क्योंकि बीच में हम लोगों ने क्या किया होगा? सेल। एसेट्स की डिक्रीज होने का मतलब है कि डेफिनेटली हम लोगों ने क्या किया होगा? सेल किया होगा। उसके बाद है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आने वाले नहीं, मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब लास्ट में एक यहाँ पे है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, तो रिसीव किया तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करो? कैलसी उठाओ और प्लस माइनस करके चेक कर लो। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले प्लस वाला लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में पहले लिख दिया है। ये देखो ऐड करके लिखा है ना, ये रहा ऐड। तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? ऐड। तो ऐड कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा ऐड वाला, मतलब फर्स्ट में 60,000 प्लस 1,75,000 प्लस 18,000। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद है -2 लाख, प्लांट एंड मशीन्स वाला, तो -2 लाख कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 53,000। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 53,000। चाहो तो एक बार खुद से भी करके चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो आंसर आ गया हमारा 53,000।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटिंग टू फाइनेंस एक्टिविटीज है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनेंस एक्टिविटी का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कोई क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है। यानी इन शॉर्ट मैंने 4 क्वेश्चंस भी करवा दिया है, 2 फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी एक लास्ट फॉर्मेट है, और वो कौन सा है, फाइनेंस एक्टिविटी का है। तो फाइनेंस एक्टिविटी का मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, इधर देखो। फाइनेंस एक्टिविटी में मैंने एक्सप्लेन किया था ऑल एक्टिविटी विच आर डन टू गेट मनी, मतलब जितने भी एक्टिविटीज होते हैं इनका मेन टारगेट होता है पैसे लेना। अब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, उसमें आएगा शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, राइट, इनको इश्यू करना या तो रिडीम करना। तो मैं नीचे लिख देता हूं, या तो हम इश्यू करेंगे, इश्यूड, या तो रिडम्शन, या तो कभी कभी लिखा था रिडीम्ड, ऐसा कभी कभी लिखा था। तो रिडीम्सन या रिडीम का मतलब होता है पैसा जा रहा है। अब इसमें भी सेम लॉजिक लगाना है कि अगर पैसा आ रहा है तो प्लस करना है, जा रहा है तो माइनस करना है। कैसे, तो चलते हैं अभी फॉर्मेट में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, राइट, और मैंने यहाँ पे क्लियरली ब्रैकेट में मेंशन किया है ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू कैपिटल एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या लिखा है, कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और जो कैपिटल, जिनका मेन टारगेट है पैसे का इंतजाम करना, मतलब कैसे भी करके बिजनेस में पैसा आना चाहिए। ओके, वो कहाँ पे लिखोगे तुम लोग, फाइनेंस एक्टिविटीज में। और इसमें भी 2 पॉइंट याद रखना, एक याद रखना है ऐड करना है, दूसरा याद रखना है लेस करना है। अब ऐड क्या करोगी, तो ऐड में आएगा शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, वो सब क्या कहते हैं, इश्यूड। इश्यूड का मतलब पैसा आ रहा है, दैट्स व्हाई उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा होगा लोन टेकन, तो लोन टेकन में भी पैसा आता है, दैट्स उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर बात करते हैं लेस की। लेस में क्या करना है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ लोन, यानी शेयर्स रिडम कर रहे हो या कुछ भी रिडीम कर रहे हो, तो वो सब इसमें आ जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा एक और आएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, जो मैंने क्लियरली ऊपर मेंशन किया था। ये देखो लिखा है ना, शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिवेंचर में इंटरेस्ट होता है, लोन में इंटरेस्ट होता है। और ये तीन के तीनों चीजें हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। क्यों पे करते हैं, क्योंकि लोन हमने लिया, पैसे हमने लिए हैं। क्लियर है, तो याद रखना ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, तुम्हारा फाइनेंस एक्टिविटीज में। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। कहाँ गया, ये रहा। अब यहाँ पे देखो, जो इतने सारे पॉइंट्स लिखा है फाइनेंस एक्टिविटीज, अब इसमें जितने भी पॉइंट्स है ना, पहले क्लियर करो कि कौन सा फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है और कौन सा नहीं है। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो रीड करते हैं। सबसे पहला है परचेस ऑफ लैंड। लैंड कौन सा है, ये इन्वेस्टिंग का, मतलब ये कैंसिल। इक्विटी शेयर्स, तो ये है। रिडम्पशन, रिडम्पशन मुझे नहीं देखना, प्लस करना है। प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब है। डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, अभी मैंने बोला पेमेंट वाला होगा तो होगा, डिविडेंड पेड है, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने क्लियरली बताया था रिसीव कब करते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये भी नहीं है। फर्नीचर बिल्कुल नहीं है, मशीन्स नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पेड फॉर पैटेंट, पैटेंट तो हमारा एसेट होता है, मतलब ये भी नहीं है। क्लियर है, अब है कितना, तो सिर्फ ये पार्ट है। क्लियर है, अब उसमें क्या चेक करना है कि जिसमें पैसा आ रहा है उसको प्लस करो और जा रहा है उसको माइनस करो, मतलब उसको एड में लिख देना और जिसमें पैसा जा रहा है उसको लेस में लिख देना। तो सेकंड है इक्विटी शेयर इश्यूड, तो इश्यू करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, तो डेफिनेटली पैसा आएगा, मतलब प्लस कर देना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन का मतलब रिटर्न करना, रिटर्न मतलब पैसा रिटर्न करना, रिडम्पशन का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ ये राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है मेरी। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिटर्न। तो रिटर्न जब करोगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा, मतलब इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब इसको भी माइनस कर दो। फिर है बोरोड बैंक लोन, बैंक लोन बोरो किया था तो पैसा आ जाएगा। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, पेड है तो मतलब माइनस, डिविडेंड पेड, पेड मतलब माइनस, बाकी तो सारे कैंसिल ही कर दिया मैंने, मतलब कुछ आएगा ही नहीं। अब प्लस में सिर्फ 2 है, माइनस में 4 है। प्लस में कितना है, 2 है, और माइनस में कितना है, 4 है। तो फटाफट हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाला लिखते हैं, 145 प्लस 90 कितना आएगा, 235 आएगा। प्लस वाले का कितना आ रहा है, 2,35,000। अब माइनस वाले का लिखो, 60 70 60 नहीं 6 नहीं 8 था यार, 60 70 6 एंड 8, यानी 1,44,000 कितना आ रहा है, 1,44,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,44,000। अब 2,35,000 में से 1,44,000 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 91,000। कितना आ जाएगा, 91,000। इट मींस कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी 91,000। क्लियर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में यहाँ पे लास्ट में लिख देना,
यहाँ पे 91,000। क्लियर है, समझ में आया? तो ये था तुम्हारा कैश फ्लो का पूरा चैप्टर। आई ट्राइड कि भाई 1 आवर में खत्म हो जाए, बट स्टिल तुम्हें पता है कि कुछ चीजें अगर छोड़ दूंगा तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। दैट्स व्हाई मैंने पूरा कोशिश किया कि ये चैप्टर में तुम्हें पूरा क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे पर्सनली मैसेज भी आया था, बहुत सारे मेरे जो फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बोला था कि सर एक बार इसका थोड़ा आइडिया दे देते। लास्ट मोमेंट में अलग अलग जगह जाके सबको बताना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? और ना ही मैं बार बार मैसेज पे रिप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई करने बैठ जाता हूँ ना तो फिर बाकी काम नहीं होता। दैट्स व्हाई मैंने क्या सोचा, वन टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो ही बना दो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। एग्जाम टाइम है, पूरा सपोर्ट बना के रखना, और मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए पूरी दुआ है कि भाई, पूरी प्रार्थना है कि भाई तुम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अपने घर वालों का, अपना और अपने स्कूल्स का नाम रोशन करो। मेरा भी मन करे तो कर देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले भाई जहाँ पे हो, जो फैमिली है तुम्हारी उनका, क्योंकि डेफिनेटली फैमिली को जितना प्राउड होता है उतना किसी को प्राउड नहीं होता तुम्हारे ऊपर। तो अपनी फैमिली के बारे में हमेशा सोचा करो और उनके लिए भी सोच के तुम काम किया करो, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मोटिवेशन चाहिए ना, तो मोटिवेशन यही लोग हैं, जब उनके फेसेस पे देखोगे ना कि हाँ यार तुम्हारे को प्राउड जैसा फील हो रहा है ना, तो वही मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।